नमस्कार दोस्तों। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जो एथेनॉल मिश्रण किया जा रहा है, जिसको हम ई-20 के नाम से दे रहे हैं, उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि कच्चे तेल के आयात को कम किया जा सके, किसानों की आय को बढ़ाया जा सके, कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सके। लेकिन भारत सरकार के इस कदम से हाल के समय में कई सारे सवाल उठे हैं। जो इंजन है उसके माइलेज को लेके सवाल उठा है, इंजन खराब होने को लेके सवाल उठा है, इंजन की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा है, खाद्य सुरक्षा को लेकर सवाल उठा है। इसके अलावा उपभोक्ता हित को लेकर भी कई सारे विवाद सामने आए। तो इन सारे विवादों की वजह से एक सवाल ज़रूर पैदा होता है कि इथेनॉल भारत के लिए वरदान है या अभिशाप? तो आज के इस वीडियो में हम एथेनॉल के वरदान होने के पहलू को भी समझेंगे, एथेनॉल के अभिशाप होने के पहलू को भी समझेंगे और फिर लास्ट में हम ये समझेंगे कि एक वरदान या अभिशाप होने की बजाय क्या ये दोनों का सम्मिश्रण हो सकता है? इसके अलावा हम इस आज के वीडियो में ये भी समझेंगे कि क्या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल एथेनॉल का एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं या नहीं हो सकते, या फिर दोनों एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। मैंने जिन जिन मुद्दों को उठाया आपके सामने, चाहे वो माइलेज का मुद्दा हो, इंजन सुरक्षा का मुद्दा हो, खाद्य सुरक्षा का मुद्दा हो, जल संकट का मुद्दा हो, इन सारे मुद्दों को बहुत सारे बड़े-बड़े न्यूज़पेपर्स ने कवर किया है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़ा विवाद धीरे-धीरे बनता जा रहा है। अभी हाल ही में नितिन गडकरी का एक इंटरव्यू भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, जिसमें उन्होंने कई तरीके की इलॉजिकल बातें भी कही थी। एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर वो बहुत सारे दावे करते थे और अब इन जब दावों पे जो अलग-अलग तरीके के एथेनॉल के जब नकारात्मक जो प्रभाव हैं वो सामने आ रहे हैं, तो फिर अब उनका वो एक तरीके से वो कन्नी काट रहे हैं। अब देखिए इंडियन एक्सप्रेस ने इस न्यूज़ को बहुत एक्सटेंसिवली कवर किया है कि एज़ हायर एथेनॉल पेट्रोल ब्लेंड्स लूम, इम्पैक्ट ऑन ओल्डर व्हीकल्स वरीज़ मैनी। इसके अलावा आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि एथेनॉल कॉजेज़ ब्लैक फंगस ग्रोथ इन पेट्रोल टैंक्स। इसके अलावा व्हाई इज़ इंडियाज़ ई-20 एथेनॉल फ्यूल फेसिंग अ ड्राइवर बैकलैश। तो आप देख सकते हैं कि अलग-अलग न्यूज़पेपर के माध्यम से, अलग-अलग जो न्यूज़पेपर सोशल मीडिया के माध्यम से इन सारे मुद्दों को उठाया जा रहा है। तो इस पूरे मुद्दे में हम ये समझें कि एथेनॉल वरदान है या अभिशाप, उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एथेनॉल क्या है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एथेनॉल दोस्तों एक बायोफ्यूल है, एक जैव ईंधन है। जैव ईंधन क्या होता है? जैव ईंधन ऐसे ईंधन होते हैं जिसको ऑर्गेनिक पदार्थों से, यानी कि कार्बनिक पदार्थों से बनाया जाता है। दरअसल एथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिलाकर वाहन चलाने में उपयोग किया जाता है, इसलिए हम इसको एथेनॉल ब्लेंडिंग कहते हैं। और एथेनॉल एक प्रकार का नवीकरणीय ईंधन है, यानी इसको बार-बार बनाया जा सकता है। अब अगर हम एथेनॉल के बनाने के स्रोत के बारे में बात करें तो इसको गन्ने के रस से भी बनाया जाता है, शीरा से बनाया जाता है, मक्के से भी बनाया जाता है। इसके अलावा टूटे चावल से बनाया जाता है, जो कृषि के अपशिष्ट होते हैं, जैसे धान की भूसी हो गई, जो गेहूँ है उसका भूसा हो गया, इन सब से भी एथेनॉल को बनाया जाता है और यहाँ तक कि बाँस से भी एथेनॉल को बनाया जाता है। एथेनॉल के कई सारे प्रकार हैं, जैसे अगर हम फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल की बात करें तो इसको गन्ना, मक्का, खाद्यान्न इन इन सारे तरीकों से बनाया जाता है, इन सब के इस्तेमाल करके बनाया जाता है और सबसे अधिक इसका उत्पादन होता है। लेकिन फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल की समस्या ये है कि खाद्य बनाम ईंधन, इन दोनों के बीच का एक विवाद जन्म हो जाता है, क्योंकि गन्ना, मक्का ये सारे हमारे खाद्यान्न हैं। अब इन खाद्यान्नों का उपयोग अगर ईंधन के तौर पे किया जाने लगे तो खाद्य सुरक्षा का संकट पैदा हो सकता है। तो एथेनॉल का पहला प्रकार है फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल। सेकंड जनरेशन एथेनॉल थोड़ा-सा ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसका निर्माण पराली से, कृषि के अपशिष्ट से, बाँस से, लकड़ी के कचरे आदि से किया जाता है और ये सबसे टिकाऊ विकल्प के तौर पे भी देखा जाता है। और तीसरा होता है थर्ड जनरेशन एथेनॉल, जिसको कि शैवाल से बनाया जाता है, जो कि अभी रिसर्च के स्तर पर ही है, इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा अभी रिज़ल्ट सामने नहीं आया। तो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में अगर हम तुलना करें तो सेकंड जनरेशन अभी सबसे टिकाऊ विकल्प के तौर पे सामने आता है। अब सवाल ये उठता है कि भारत को एथेनॉल की ज़रूरत क्यों है? तो भारत के एथेनॉल की ज़रूरत जो है, वो हमें कई सारे बिंदुओं के माध्यम से समझने में हमें समझनी पड़ेगी। सबसे पहले कि भारत अपनी तेल आवश्यकता का लगभग 85% आयात करता है और भारत के विदेशी मुद्रा का एक बड़ा भाग इन आयात को पूरा करने में होता है। तो अगर हम एथेनॉल को ब्लेंड करें, यानी कि पेट्रोल में हम एथेनॉल को मिक्स कर दें, तो फिर जो पेट्रोल की हमारी ज़रूरत है वो कम हो जाएगी। तो पेट्रोल की ज़रूरत कम हो जाएगी तो ज़ाहिर-सी बात है हम उससे आयात कम करेंगे और जब हमारा आयात कम होगा तो इससे हमारी विदेशी मुद्रा बचेगी और विदेशी मुद्रा जब बचेगी तो इससे हमारे देश की जो अपनी करेंसी है रुपया, ये रुपया मजबूत होगा और फिर इससे हमारे देश का साख बढ़ेगा और साख बढ़ने से जो वैश्विक एजेंसी हमारे देश को ऋण देती है, वो ऋण थोड़ा सस्ता होगा और हमारे देश को बेहतर तरीके से ऋण मिल सकेगा। तो ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से भारत को एथेनॉल की ज़रूरत है।
इसके अलावा किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए भी भारत को एथेनॉल की ज़रूरत है, क्योंकि जो गन्ना किसान हैं उनका भुगतान तेज़ हो जाएगा। जो चीनी मिल बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों में अभी ठप पड़े हुए हैं, उनको अतिरिक्त आय हो जाएगी अगर हम गन्ने से एथेनॉल बनाना शुरू कर दें। तो किसानों की आय की वृद्धि के मद्देनज़र भी भारत को एथेनॉल की ज़रूरत है। इसके अलावा जब हम एथेनॉल का इस्तेमाल करेंगे तो जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता कम होगी, क्योंकि पेट्रोल, डीजल ये सब के सब क्या है, जीवाश्म ईंधन है। तो अगर हम इसमें एथेनॉल ब्लेंडिंग कर दें तो जाहिर सी बात है इनकी मात्रा कम हो जाएगी, इनकी ज़रूरत कम हो जाएगी, तो जीवाश्म ईंधन पर जो हमारी निर्भरता है वो भी कम हो जाएगी। और चूंकि पेट्रोल और डीजल वाले जो भी गाड़ियां हैं उनसे CO2 का उत्सर्जन होता है, जो कि एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस है। तो हम ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को घटाने का प्रयास भी एथेनॉल के माध्यम से कर सकते हैं। तो पर्यावरणीय दृष्टि से भी भारत को एथेनॉल की ज़रूरत है। इसके अलावा जो अतिरिक्त चीनी हमारे देश में उत्पादन होता है उसको एथेनॉल में बदलकर उस अतिरिक्त चीनी के भंडारण की जो समस्या है उसमें भी कमी लाई जा सकती है। तो चीनी अधिशेष को, जो सरप्लस है, उस सरप्लस को हम बेहतर तरीके से मैनेज कर सके, इस मद्देनज़र भी एथेनॉल की ज़रूरत भारत को है। तो भारत का जो भारत की ये जो ज़रूरतें हैं, इन्हीं ज़रूरतों के मद्देनज़र भारत में एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को लाया गया था। इस प्रोग्राम का उद्देश्य ये था कि पेट्रोल में एथेनॉल को मिलाया जाए और फिर इस मिले हुए ईंधन का इस्तेमाल किया जाए वाहनों में। अब ऐसा नहीं है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो प्रोग्राम है वो बहुत नया है। हालाँकि चर्चा में ये हाल के कुछ वर्षों में आया है, लेकिन इसका जो शुरुआत है वो 2003 में ही हो गया था और फिर 2022 में हमने E10 का लक्ष्य प्राप्त किया, यानी कि 90% पेट्रोल और 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो हमारा लक्ष्य था उसको पूरा किया। और फिर 2025-26 में हमने E20 का भी लक्ष्य पूरा कर लिया है और इसी E20 की वजह से वर्तमान में कई सारे विवाद सामने आए हैं। E20 का क्या मतलब है? उसमें 80% पेट्रोल होगा और 20% एथेनॉल होगा। अब एथेनॉल ब्लेंडिंग से संबंधित आपको एक कॉन्सेप्ट ये फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल का ध्यान में रखना है। फ्लेक्स फ्यूल जो फ्यूल व्हीकल होते हैं ये ऐसी गाड़ियाँ होती हैं जिसमें अलग-अलग अनुपात के जो एथेनॉल ब्लेंडिंग होती है उस पर ये गाड़ियाँ चल सकती है। जैसे अभी क्या है कि हमारे देश में E20 कंपैटिबल व्हीकल्स बनाए जा रहे हैं जो केवल E20 पे ही चलेंगे। लेकिन जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स होते हैं ये एथेनॉल ब्लेंडिंग के अलग-अलग परसेंटेज पे भी चल सकते हैं। अगर E85 है तो ये उस पे भी चल जाएँगे, E80 E100 है तो उस पे भी चल जाएँगे और E20 है तो उस पे भी चल जाएँगे। तो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल है उसका कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। अब भारत की ज़रूरत को समझते हुए अब हम बात करते हैं कि एथेनॉल भारत के लिए एक वरदान कैसे है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारा जो आयात है तेल का वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम अपनी तेल ऊर्जा की ज़रूरतों का लगभग 85% आयात करते हैं। तो अगर हम पेट्रोल में एथेनॉल को मिलाएँगे तो हमारे तेल आयात में कमी आएगी। तेल आयात में कमी होने की वजह से विदेशी मुद्रा की बचत होगी और फिर इससे ऊर्जा आत्मनिर्भरता हमारे देश में बढ़ेगी। फिर इस एथेनॉल की वजह से किसानों को लाभ होगा, तो अतिरिक्त बाज़ार उनको मिलेगा, उनको अतिरिक्त आय मिलेगी, उनको समय पर भुगतान मिलेगा। इससे हमारे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। फिर पर्यावरण की दृष्टि से भी एथेनॉल वरदान है। कैसे? पेट्रोल की तुलना में एथेनॉल का जो कार्बन उत्सर्जन कैपेसिटी है वो कम है और एथेनॉल एक नवीकरणीय ईंधन है। नवीकरणीय ईंधन मतलब इसको बार-बार बनाया जा सकता है। तो चूँकि इससे प्रदूषण भी एक तरफ कम हो रहा है, ये सस्ता भी है और ये नवीकरणीय भी है, इसको बार-बार बनाया भी जा सकता है। तो पर्यावरण की दृष्टि से एथेनॉल एक वरदान साबित होता है। इसके अलावा डिस्टिलरी में, जैव ईंधन उद्योग में, लॉजिस्टिक्स में और ग्रामीण रोजगार के मद्देनज़र हम देखें तो एथेनॉल एक वरदान साबित होता है, क्योंकि जब एथेनॉल बनाया जाता है तो उसमें कई सारे लोगों को रोजगार मिलता है। तो रोजगार की दृष्टि से भी एथेनॉल एक वरदान है। फिर मैंने आपको बताया होगा पहले भी सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में, जहाँ पे एक चक्रीय अर्थव्यवस्था के माध्यम से कोई भी अपशिष्ट जो है उसको कम से कम करने की कोशिश की जाती है और उसका दूसरे तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है। तो चूंकि कृषि अपशिष्ट से भी एथेनॉल बनाया जाता है, तो ये अपशिष्ट जो बाद में प्रदूषक बन सकता था, इस प्रदूषक को हमने ईंधन में तब्दील कर दिया। तो कृषि अपशिष्ट को चूंकि एथेनॉल में तब्दील किया जाता है, तो ये एथेनॉल जो है वो सर्कुलर इकोनॉमी के संगत है, इसलिए भी ये एक वरदान माना जाता है। और फिर एथेनॉल पराली जलाने में कमी ला सकता है अगर हम 2G एथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ाते हैं, क्योंकि 2G एथेनॉल में हम कृषि अपशिष्ट से एथेनॉल बनाते हैं। तो जब कृषि के अपशिष्ट से एथेनॉल बनाया जाने लगेगा तो जाहिर सी बात है पराली एक प्रकार का कृषि अपशिष्ट ही होता है और इस पराली को अगर हम एथेनॉल बनाने में इस्तेमाल करेंगे तो पराली जलाने की जो समस्या, जिसकी वजह से NCR में आपको दिल्ली NCR में जो बहुत सारे प्रदूषण देखने को मिलेंगे, उसमें भी हमें कमी देखने को मिल सकती है। तो इन सारे बिंदुओं के मद्देनज़र हमें ऐसा लगता है कि एथेनॉल भारत के लिए एक वरदान है। लेकिन एथेनॉल भारत के लिए एक अभिशाप भी है, क्योंकि पहला तर्क इस संदर्भ में ये दिया जाता है कि भोजन को ईंधन बनाया जा रहा है। दरअसल जो एथेनॉल के आलोचक हैं वो ये तर्क देते हैं कि मक्का और गन्ना ईंधन में जा रहे हैं,
क्योंकि ये दोनों खाद्यान्न हैं और इन खाद्यान्नों को ईंधन में तब्दील हो रही है, इस वजह से खाद्य वस्तुएं महंगी हो सकती है और हमारे देश में खाद्य संकट बढ़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ सरकार का पक्ष ये है कि भारत केवल अधिशेष उत्पादन का ही उपयोग कर रहा है और अपनी फूड सिक्योरिटी, अपनी खाद्य सुरक्षा से समझौता नहीं कर रहा है। तो आप देखें तो अगर भविष्य में हम खाद्यान्न आधारित एथेनॉल को बढ़ाते हैं तो हमारे देश में खाद्य सुरक्षा की चुनौती बढ़ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो हमारे देश में खाद्य और ईंधन के बीच का विवाद है, उस विवाद के मद्देनजर हमें एथेनॉल एक अभिशाप की तरह नजर आता है। इसके अलावा जल संकट के मद्देनजर भी एथेनॉल एक अभिशाप है और यह सबसे गंभीर मुद्दा है एथेनॉल के बारे में मैं आपको बता दूं। दरअसल एथेनॉल का निर्माण गन्ना से किया जाता है और गन्ना बहुत ज़्यादा पानी लेने वाली फसल है। भारत के कई सारे जल संकटग्रस्त राज्यों में गन्ना को उगाया जाता है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया। इन सारे राज्यों में बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर जो है, जो भूजल है, उसका इस्तेमाल गन्ना के उत्पादन में किया जाता है। तो जो आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि पानी को ईंधन में बदला जा रहा है। अगर हम गन्ना उगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी गन्ने की वजह से अगर हम ईंधन बना रहे हैं एथेनॉल, तो पानी को हम ईंधन में तब्दील कर रहे हैं। तो आलोचक यही कह रहे हैं कि पानी को ईंधन में बदला जा रहा है और पानी एक अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि हम अभी वर्तमान समय में ही देख रहे हैं कि मुंबई में, यहाँ तक कि दिल्ली के कई सारे क्षेत्रों में अचानक से जल संकट आ जाता है, लोगों की जल आपूर्ति बाधित हो जाती है। तो सरकार ये कह रही है कि भविष्य में 2G एथेनॉल पर अधिक जोर देगी, लेकिन जल संकट के मद्देनजर कहीं ना कहीं हमें एथेनॉल एक अभिशाप की तरह साबित होता हुआ दिखता है। फिर तीसरा जो है अभिशाप के में बिंदु, वो है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का। दरअसल महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश, ये 3 ऐसे शीर्ष राज्य हैं जो गन्ने का उत्पादन करते हैं। तो अगर इन राज्यों में गन्ने का उत्पादन बढ़ता है तो इससे जो ग्राउंड वाटर है उसका दोहन बढ़ सकता है और फिर वहाँ पे भूजल स्तर के नीचे जाने की समस्या पैदा होगी और फिर उससे लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ेगा। तो इस मद्देनज़र भी एथेनॉल एक अभिशाप है। इसके साथ साथ एथेनॉल के बारे में दरअसल सरकार बार बार ये कहती है कि एथेनॉल से उत्सर्जन कम होता है, लेकिन जो आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि अगर एथेनॉल के पूरे जीवन चक्र को देखा जाए, जिसमें गन्ने की खेती होती है, उसमें उर्वरक डाले जाते हैं, डीजल से सिंचाई की जाती है, फिर इसके अलावा फैक्ट्री में ले जाया जाता है, परिवहन होता है। तो अगर हम इस पूरे एथेनॉल के लाइफ साइकिल को देखें तो जो वास्तविक कार्बन उत्सर्जन है वो ज़्यादा है। मतलब सरकार जितना दावा कर रही है कि इसमें कार्बन उत्सर्जन कम है, उससे कहीं ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन एथेनॉल ब्लेंडिंग में होता है, एथेनॉल के उत्पादन में होता है। अगर हम उसके पूरे लाइफ साइकिल को देखें तो जो कार्बन न्यूट्रल होने का दावा सरकार करती है, उसके मद्देनज़र भी एक विवाद है और इस विवाद के मद्देनज़र हम ये कह सकते हैं कि एथेनॉल एक अभिशाप है। इसके साथ साथ हाल के समय में जो 2 सबसे ज़्यादा विवाद हमें देखने को मिले हैं वो है एक तो इंजन पे और दूसरा आपको माइलेज पे। एक-एक करके समझते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पे ये दावे किए जा रहे थे कि एथेनॉल यानी E20 पेट्रोल की वजह से जो इंजन है वो ख़राब हो रहे हैं, जो इंजन के पाइप्स हैं वो ख़राब हो रहे हैं और इंजन की लाइफ कम हो रही है। जो ऑटो कंपनियां हैं, जो E20 कंपैटिबल व्हीकल्स हैं, उसमें समस्या नहीं है। यानी कि जो व्हीकल्स E20 पे चलने के लिए बनाए गए हैं उसमें कोई समस्या नहीं आ रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि E20 चूँकि अभी बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ गया है, तो E20 वाली गाड़ियाँ बहुत कम है और जो पुरानी गाड़ियाँ चली आ रही हैं उसमें E20 ठीक तरीके से इस्तेमाल में नहीं हो पाता है। तो पुरानी गाड़ियों में जो रबर और प्लास्टिक पार्ट्स हैं उन पर इसका प्रभाव जो है वो हमें देखने को मिलता है और चूँकि वो E20 के डिज़ाइन के लिए नहीं बनी है। तो अगर E20 कंपैटिबल गाड़ियों को सुरक्षित माना जाता है तो नई जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उसको किस तरीके से हटाया जाए। पुराने जो वाहनों के लिए निर्माता है उनको उनके लिए कोई सलाह दी जाए कि आप E20 का इस्तेमाल ना करें, या फिर वो अगर पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए पेट्रोल थोड़ी सस्ती की जाए। तो ये इंजन का जो विवाद है ये हाल के समय में बहुत ज़्यादा तूल पकड़ा हुआ है। तो इंजन चूँकि खराब हो रहे हैं, उनके पाइप खराब हो रही है, उसकी लाइफ कम हो रही है, तो इसके मद्देनज़र भी हमें एथेनॉल एक अभिशाप की तरह दिखता है। फिर माइलेज विवाद जो है वो एक और ऐसा विवाद है जिसके मद्देनज़र एथेनॉल को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। दरअसल एथेनॉल की जो ऊर्जा क्षमता है वो पेट्रोल से कम है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, साइंटिफिकली प्रूवन है। इसलिए एथेनॉल के इस्तेमाल से जो माइलेज है वो थोड़ा कम हो सकता है। जो सरकार है वो ये कहती है कि एथेनॉल का पर्यावरणीय लाभ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसके आर्थिक लाभ से पर्यावरणीय लाभ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन उपभोक्ता कहते हैं कि यदि माइलेज कम है तो उसकी कीमत भी कम होनी चाहिए, जो कि हमें वर्तमान में देखने को नहीं मिल रही। बार बार नितिन गडकरी के द्वारा भी ये दावे किए जा रहे थे कि E20 की कीमत बहुत कम हो जाएगी, E20 ब्लेंडिंग से, एथेनॉल ब्लेंडिंग से जो पेट्रोल की कीमत है वो बहुत कम हो जाएगी, लेकिन हमें वर्तमान समय में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। तो जो इंजन और माइलेज का विवाद है, इन दोनों विवादों के मद्देनज़र हमें एथेनॉल एक अभिशाप की तरह दिखता है। इसके साथ साथ कीमत विवाद, जो कि अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि चूँकि एथेनॉल की जो
ऊर्जा क्षमता है वो पेट्रोल से कम है, तो ज़ाहिर सी बात है उसका माइलेज कम होगा। तो और उपभोक्ता को ये सस्ता मिलना चाहिए, लेकिन उपभोक्ता को आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए भी एथेनॉल की आलोचना होती है। और फिर एक जो अभिशाप का बिंदु ये है कि किसानों को लाभ हो रहा है या केवल चीनी उद्योग को लाभ हो रहा है। दरअसल कुछ विशेषज्ञ ये मानते हैं कि एथेनॉल का सबसे अधिक लाभ जो बड़ी-बड़ी शुगर मिल्स हैं, जो बड़े-बड़े गन्ना उत्पादक हैं, उनको मिल रहा है, आम किसानों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। और फिर एथेनॉल से मोनोकल्चर बढ़ने का भी खतरा पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से एथेनॉल को एक अभिशाप माना जा रहा है। मोनोकल्चर क्या होता है कि एक ही फसल को बार-बार उगाना। तो अगर एथेनॉल की माँग बढ़ती है, तो जो किसान हैं वो बार-बार गन्ना ही उगाएँगे। और मैंने आपको पहले ही बताया कि गन्ना बहुत ज़्यादा पानी वाला एक फसल है। तो जब हम बार-बार गन्ना उगाएँगे, तो एक तो जो मिट्टी है उसकी उर्वरता कम हो जाएगी, दूसरा भूजल का स्तर नीचे चला जाएगा और तीसरा जैव विविधता भी इससे घट सकती है। तो मोनोकल्चर का जो खतरा है वो एथेनॉल की वजह से पैदा हो सकता है। तो इन सारे 9 बिंदुओं के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि एथेनॉल जो है वो एक अभिशाप है। लेकिन हमें इस संदर्भ में पूरे विश्व से भी सीख लेना पड़ेगा। हम केवल वरदान मान लें या केवल अभिशाप मान लें, इससे हमारा काम नहीं चलेगा। अगर हम ब्राज़ील के बारे में बात करें, जिसका सबसे सफल मॉडल माना जाता है, तो वहाँ पे E20 कंपैटिबल व्हीकल्स के बजाय वहाँ पे फ्लेक्स फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल कहने का मतलब कि जो E10 पे भी चल जाए, जो E20 पे भी चल जाए, E85 पे भी चल जाए, E100 पे भी चल जाए। ऐसी गाड़ियाँ ब्राज़ील में बनाई जा रही हैं, तो हम वहाँ से सीख ले सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका में जो एथेनॉल बनाया जाता है, वो मुख्यतः मक्के से यानी कॉर्न से बनाया जाता है। अब हालाँकि वहाँ पे भी फूड वर्सेस फ्यूल की बहस होती है, लेकिन हम कुछ तरीकों से सीख सकते हैं वहाँ से भी। फिर चीन में फूड क्रॉप के बजाय जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, उसके उसके बेस पे जो वहाँ पे बायोफ्यूल है, उस पे बनाया जाता है, वहाँ पे एथेनॉल बनाया जाता है। तो यानी कि जो चाइना है, वहाँ पे 2G एथेनॉल का ज़्यादा इस्तेमाल है, जो सबसे टिकाऊ माना जाता है और पर्यावरणीय दृष्टि से सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो हम इस एथेनॉल के संदर्भ में विश्व से भी सीख ले सकते हैं। अब एथेनॉल के संदर्भ में एक और सवाल ये आता है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है, उसका एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो होते हैं, उसमें जो टेल पाइप एमिशन होता है, वो ना के बराबर होता है और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को भविष्य की तकनीक माना जाता है। अब एथेनॉल मौजूदा वाहनों में इस्तेमाल में लाया जा रहा है, लेकिन हाँ, अगर हम इन दोनों को एक दूसरे का कॉम्पिटिटर नहीं बल्कि इन दोनों को एक दूसरे के साथ लेकर चलें, एक दूसरे के पूरक के तौर पर लेकर चलें, तो हम बेहतर तरीके से अपने ऊर्जा ज़रूरत को भी पूरा कर सकते हैं और पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा का अगर हम निष्कर्ष निकालें, तो हम ये कह सकते हैं कि एथेनॉल ना तो पूर्णतः वरदान है, ना ही पूर्णतः अभिशाप है। भारत के लिए ये कई सारे दृष्टिकोण से ये ज़रूरी है। ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से ज़रूरी है, किसानों की आय में वृद्धि करने की दृष्टि से ज़रूरी है, आयात निर्भरता कम करने की दृष्टि से ज़रूरी है। लेकिन इस एथेनॉल की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हम 1G एथेनॉल के बजाय, यानी जो खाद्यान्न से एथेनॉल बनाया जाता है, गन्ने से, मक्का से एथेनॉल बनाया जाता है, हम उसके बजाय अगर कृषि अपशिष्ट से एथेनॉल बनाएँ, यानी जिसको 2G एथेनॉल कहते हैं, तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से एथेनॉल की सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा हम जल कुशल कृषि करें, वैज्ञानिक नीति निर्माण और उपभोक्ता हित, इन दोनों के बीच में संतुलन बना के रखें, तभी जाके एथेनॉल वास्तव में हमारे देश में सतत विकास का एक माध्यम बन सकेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस डिस्कशन के माध्यम से आपने एथेनॉल के अच्छे पहलू के बारे में भी समझा होगा, आपने एथेनॉल के बुरे पहलू के बारे में भी समझा होगा और वैश्विक स्तर पर अलग-अलग देश किस तरीके से एथेनॉल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और हम उनसे किस प्रकार की सीख ले सकते हैं, उसको भी आपने समझा होगा। अगर आपने इस डिस्कशन को ध्यान से सुना है, तो आप इस यूपीएससी एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं। भारत के एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो प्रथम पीढ़ी का एथेनॉल होता है, वो मुख्यतः खाद्यान्न एवं शर्करा आधारित फसलों से निर्मित होता है, जबकि द्वितीय पीढ़ी का एथेनॉल कृषि अवशेषों आदि बायोमास से निर्मित किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा है, E20 ईंधन का अर्थ है ईंधन में 20% एथेनॉल और 80% डीजल का मिश्रण। तो मैंने आपको बार-बार बोला है कि स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़ें। 20% एथेनॉल तो सही है, लेकिन 80% पेट्रोल होता है, डीजल नहीं होता। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। तीसरा क्या है? एथेनॉल का कैलोरीफिक वैल्यू पेट्रोल की तुलना में कम होता है, जिसके कारण समान परिस्थितियों में ईंधन दक्षता प्रभावित हो सकती है। ये बिल्कुल सही है। मैंने आपसे अभी थोड़े टाइम पहले बताया था कि एथेनॉल जो है, उसकी ऊर्जा दक्षता जो है, वो पेट्रोल की तुलना में कम है, जिसकी वजह से माइलेज में भी कमी आ जाती है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। चौथा स्टेटमेंट, एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम का एक प्रमुख उद्देश्य भारत की कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता को कम करना है। ये बिल्कुल सही है। तो आपका जो दूसरा स्टेटमेंट था, ये गलत था। पहला, तीसरा और चौथा सही है। आपसे पूछा क्या गया है? सही उत्तर चुनना है। तो पहला, तीसरा और चौथा यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। इसका जो एक्सप्लेनेशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आपको इस पूरे सेशन का पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल राहुल शर्मा करंट अफेयर्स को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे मेरे जितने भी वीडियोज़
वीडियोज़ होते हैं उनके सारे के सारे पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएँगे ताकि आप रिविज़न कर सकें। इसके अलावा जाने से पहले दोस्तों एक बार फिर से आपको याद दिला दूँ, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो मिलता हूँ आपसे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।